Hello children, hope you all are doing good. Today we are starting the new chapter that name is the Sultans of Delhi. दिल्ली में किस किस ने रूल किया, दिल्ली के सुल्तान्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. लेट अस रीड इन लर्निंग आउटकम. सोर्सेज ऑफ दिल्ली सुल्तनत एंड द खलजी डायनेस्टी एंड केस स्टडी हम पढ़ेंगे. एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मोहम्मद तुगलक and the Lodhi dynasty, the slave dynasty, the Tughlaq dynasty, the Sayyid dynasty and administration under Delhi Sultanate. तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. Delhi was the capital of Delhi Sultanate in the beginning of 13th century. The Sultans of Delhi built many cities in the area that is now known as Delhi. The rule of the Delhi Sultanate can be divided into 5 distinct periods on the basis of dynastic rule. दिल्ली जो दिल्ली सल्तनत की कैपिटल थी 13th सेंचुरी में, तो सुल्तान्स जो दिल्ली के थे उन्होंने बहुत सारी सिटीज़ बनाई उस टाइम पर, जिसमें से एक फेमस है दिल्ली. और दिल्ली की सल्तनत का जो रूल था, किस किस ने रूल किया, उसको 5 पीरियड्स में डिवाइड किया है. वन बाय वन हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट, सोर्सेज ऑफ दिल्ली सल्तनत. हमें पता कैसे लगता है किस किस ने रूल किया, कौन कौन से पीरियड्स आए, वो सोर्सेज से हमें पता लगता है. अपार्ट फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड मॉन्यूमेंट्स, हिस्ट्री इन रिटन फॉर्म इज कॉल्ड तारीख. इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द दिल्ली सल्तनत. इट वॉज रिटन इन पर्सियन विच वॉज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स. दीज तारीख, दैट इज तारीख की जो प्लूरल फॉर्म है त्वारिक. ओके, दीज तारिक्स वर रिटन बाय लर्नड मैन हु नॉट ओनली रिकॉर्डेड इवेंट्स बट ऑल्सो एडवाइज द सुल्तान ऑन गवर्नेंस. सोर्सेज ऑफ दिल्ली सल्तनत में जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इंस्क्रिप्शन यानी दीवारों पर जो लिखा हुआ था उस टाइम पर, और कॉइन्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनसे तो हमें पता लगता ही है. नेक्स्ट एक टाइप ऑफ फॉर्म है जिसको नाम दिया गया है तारीख का. ओके, तारीख ये इंफॉर्मेशन होती थी जो हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में पता लगता है. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिल्ली सल्तनत. और कौन लिखता था तारीख को? तारीख को जो पढ़े लिखे लोग थे, जो बुद्धिमान लोग थे, वो लिखते थे. जो राजा को भी एडवाइस देते थे वो लोग तारीख को मेंटेन करते थे. हाउएवर, वन हैज़ टू बी careful while studying the history of the Delhi Sultanate on the basis of these contemporary sources. An individual writing under the patronage of a contemporary ruler was making his own decisions about what was important and what was not. Further, they dealt mostly with matters which did not concern the general public. These authors wrote histories of the sultans in the hope of rich reward or were कोर्ट हिस्टोरियन स्पॉन्सर्ड बाय द सुल्तान. ओके, इनकी जब हम स्टडी करते हैं तारीख की, इन्फॉर्मेशन तो हमें मिलती है, लेकिन हमें केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि कुछ तारीख जो थी वो ऐसे लोग लिखते थे जो राजा उनको बोलता था कि क्या आपको लिखना है, क्या नहीं लिखना है. तो राजा के अकॉर्डिंग जो भी उस टाइम का रूलर था, जो उसको बताता था कि लोगों की लाइफ के बारे में क्या लिखना है, मेरे बारे में क्या लिखना है, तो वो लिखते थे. तो वो उससे हमें उस टाइम की हिस्ट्री की ट्रू इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है. फाइन. नाउ कम टू द फर्स्ट डायनेस्टी. जो 5 डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत में. द फर्स्ट इज द स्लेव डायनेस्टी. स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी इस्टेब्लिश की थी किसने? जो शुरू हुई थी मोहम्मद गोरी से. एंड दिस इज़ कुतुबुद्दीन ऐबक. मोहम्मद गोरी जब दिल्ली में आया था तो मोहम्मद गोरी के पास कोई भी बेटा नहीं था. मोहम्मद गोरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को हरा कर 1192 में इंडिया, नॉर्थ इंडिया पर रूल किया, तो जब उसने रूल किया उसके बाद रूल करने के लिए उसका कोई सन नहीं था, तो उसका एक स्लेव था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक. तो अपनी डेथ के बाद उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को पहले अपने साथ गवर्नर बनाया, और अपनी डेथ के बाद जब घोरी की डेथ हो जाती है 1206 में, तो उसका जो स्लेव था, स्लेव यानी कि गुलाम उस टाइम बोलते थे, तो उसका जो स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो बन जाता है रूलर. और यहाँ से शुरू होती है स्लेव डायनेस्टी. कुतुबुद्दीन ऐबक ने 84 ईयर्स तक सब कॉन्टिनेंट यानी कि नॉर्थ इंडिया और सब कॉन्टिनेंट पर रूल किया. पढ़ते हैं हम कुछ कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में. ओके, ही इज़ कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 से 1210 तक रूल किया. कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडेड दिस डायनेस्टी आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मास्टर
Muhammad Ghori in 1206 CE. He extended the Muslim empire in many parts of the northern India. Due to his generosity, he came to know as Lakhbaksh, that is, giver of lakhs. He ruled for 4 years, strengthening his position and overcoming the resistance of the nobles and suppressed internal revolts. He started constructing Qutub Minar in the memory of Bakhtiyar Kaki but died soon. He was the first ruler who laid the foundation of Delhi Sultanate. Delhi Sultanate में सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आई और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने स्लेव डायनेस्टी को शुरू किया। 4 साल उसने लगा दिए अपने जो किंगडम को यानी अपने प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, पावरफुल बनने के लिए उसने 4 साल लगा दिए। इंटरनल रिवोल्ट जो होते थे उनको दबा कर खुद एक उभर के सामने आता है और उस टाइम पर उसने स्टार्ट की थी कुतुब मीनार जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था बनाना, लेकिन किसकी याद में? बख्तियार काकी की याद में। पर जल्दी ही कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है तो पूरा नहीं हो पाया था। उसके बाद नेक्स्ट जो स्लेव डायनेस्टी में किंग आएगा वो उसको कंप्लीट करता है। ओके, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो फर्स्ट रूलर था जिसने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की। ओके, उसके बाद आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1210 से 1236 सीई तक रूल किया। ओके, after the death of Qutbuddin Aibak, Iltutmish became his successor. He made Delhi as his capital. He made many conquests and ruled over whole of the northern India. The major threat came from the attacks of Genghis Khan and the Mongol hordes. Qutub Minar was completed by Iltutmish. He introduced many reforms. His major reform including getting up Iqta system. He further introduced टांका दैट इज सिल्वर कॉइन्स एंड जीतल दैट इज कॉपर कॉइन्स। कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश आता है, उसका सक्सेसर। ठीक है, नेक्स्ट उसको जो भी राज है इल्तुतमिश को मिल जाता है कुतुबुद्दीन के बाद और दिल्ली को कैपिटल बनाता है वो अपनी और अच्छे से बहुत अच्छे से कॉन्क्वेस्ट करता है, पूरे नॉर्दर्न इंडिया को रूल करता है इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक। और इस कुतुब मीनार की जो कंस्ट्रक्शन है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी, उसको कंप्लीट कौन करता है? इल्तुतमिश कंप्लीट करता है। ओके, और बहुत सारे न्यू इंट्रोडक्शन की, जैसे कि वन ऑफ द इज इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, सिल्वर और कॉपर के कॉइन इंट्रोड्यूस किए। इल्तुतमिश डाइड इन 1236 CE. His sons were not capable of administrative duty. On his death, he had nominated his daughter Razia Sultan as successor. However, the nobles of the court could not accept the rule of the woman. They went against Iltutmish's last wish, and his eldest surviving son was raised to the throne. ओके, इल्तुतमिश 1236 में इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है और उसको ये नहीं लगता था, उसके बेटे भी थे और एक बेटी भी थी, तो उसको ये नहीं लगता था कि जो उसके सन हैं वो इतने कैपेबल हैं कि उसके बाद रूल कर पाएंगे। तो अपना सक्सेसर वो किसको बना देता है? अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अपना सक्सेसर घोषित कर देता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे उस टाइम पर जो ये स्वीकार नहीं कर पाए, एडमिट नहीं कर पाए कि हमारे होते हुए एक लड़की कैसे किंग बन सकती है, कैसे सक्सेसर, कैसे उसका ताज संभाल सकती है। तो बहुत जल्दी ही वो वहाँ से हटा दी जाती है। 4 साल तक रजिया सुल्तान ने रूल किया, उसके बाद जो बड़ा बेटा था इल्तुतमिश का उसको सक्सेसर बना देते हैं। ओके, नाउ कम टू द, डिड यू नो द स्लेव डायनेस्टी वॉज कॉल्ड हिज name because its 3 important ruler कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एंड बलबन। स्लेव डायनेस्टी कब शुरू हुई थी? स्लेव डायनेस्टी शुरू हुई इन 3 पावरफुल किंग से, जो कि तीनों क्या थे? ये तीनों स्लेव थे। इन्होंने ही स्लेव डायनेस्टी को इंट्रोड्यूस किया। ओके, now Rukhuddin Firoz Shah became the new ruler. Soon it became apparent why Iltutmish had chosen his daughter above his various sons. He left all hard work of government to his mother and spent his time with nautch girls. When not smoking optimum, he could be found riding an elephant on the streets of Delhi, scattering gold coin. Unfortunately for him, his mother used her position to avenge all insult handed to her in the days when she was a handmaid. Very soon, rebellions occurred on all sides, and Rukhuddin, among
along with his mother was put to death. His rule had lasted for only 6 months and 7 days. रजिया सुल्तान के को हटाकर रुखुद्दीन फिरोज शाह, जो बड़ा बेटा था इल्तुतमिश का, वो किंग बन जाता है। ठीक है, वो किंग बन जाता है, लेकिन उसको जल्दी ही लोग कानाफूसी करने लगते हैं कि तुमसे अच्छा तुम्हारी बहन को माना था, राजा माना इल्तुतमिश ने, तो तुम कैसे राजा हो। तो ये चीज़ें उसको क्या करती थी, वो बिल्कुल हार्डवर्क नहीं करता था गवर्नमेंट के लिए, और सारी हैंड ओवर उसने अपनी मदर को दे दिया था कि जो रूल करना है आप करो। और वो क्या करता था, ज़्यादातर टाइम जो था, जो वहाँ पर लड़कियां थी जो राज दरबार में नृत्य करने के लिए आती थी, उनके साथ स्पेंड करता था, या फिर बाहर हाथी पर घूमता रहता था, अपने साम्राज्य में घूमता रहता था, गोल्ड कॉइन्स इकट्ठे करता रहता था। तो बहुत जल्दी ही लोग इंसल्ट करने लगे उसकी और उसकी मदर की, और बहुत जल्दी दोनों की डेथ हो जाती है, दोनों को मार दिया जाता है। तो उसका जो रूल था वो बहुत शॉर्ट था, क्योंकि ना वो हार्ड वर्किंग था ना ही स्ट्रोंग था, तो सिर्फ 6 महीने 7 दिन तक वो रूल कर पाता है। नाउ कम टू द रजिया सुल्तान। 1236 to 1240, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश, as we know, had nominated his daughter Rajia as his successor because he could not think any of his sons worthy of his throne, but his nobles did not like the idea to be ruled by a woman. Okay, इल्तुतमिश जो अपने किसी भी बेटे को सक्सेसफुल नहीं समझता था कि उसको थ्रोन दिया जाए, उसको गद्दी दी जाए, तो वो अपनी बेटी रजिया को नॉमिनेट कर देता है। लेकिन कोई भी स्वीकार नहीं कर पाता है उस साम्राज्य में कि एक वुमेन हमारे ऊपर रूल करेगी। इवन मिन्हाज ए सिराज, एन एमिनेंट क्रॉनिकलर एट द एज, while admitting that she was more able and qualified than his brothers, felt that the queen's rule went against the ideal social order created by God, in which women were supposed to be subordinate to men. She, however, ruled for a short period. After Razia Sultan, a number of less important rulers came to power, after which Balban came to power. Razia Sultan अच्छी क्वीन बनी, लेकिन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक वुमेन क्वीन बने। तो मिन्हाज सिराज, जो एक फेमस क्रॉनिकल है, उसने लिखा भी है कि हाँ, रजिया सुल्तान जो है वो अच्छी एबल भी थी और क्वालिफाइड भी थी अपने भाइयों के मुकाबले, लेकिन फिर भी भगवान का वो ऐसा मानते थे कि ये प्रकृति के खिलाफ है कि किंग के होते हुए, लड़कों के होते हुए एक लड़की रूल करेगी। ओके, तो बहुत जल्दी उसे हटा दिया गया था। बहुत छोटे टाइम तक रजिया सुल्तान ने रूल किया, 4 साल तक, और रजिया सुल्तान के बाद उसका जो भाई था वो गद्दी पर बैठ जाता है, और बहुत कम पावरफुल किंग आते हैं जो इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं थे। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग किंग आता है स्लेव डायनेस्टी का, दैट इज बालबन। ओके, that is Ghiyasuddin Balban, 1266 to 1287 CE. The original name of Balban was Bahauddin. He defended his empire from Mongol invasion. He controlled the administration of Nasiruddin. He gained the support of the sultans and became more powerful. He broke the nobility of the Turks. His kingship was based on Persian style. He introduced the court tradition like Sizad and Paipos. Balban died in 1287 CE. After his death, all his successors became inefficient and weak, hence the slave dynasty came to an end. Last king था गियासुद्दीन बालबन स्लेव डायनेस्टी का। उसके बाद इतने स्ट्रॉन्ग किंग नहीं आए कि वो स्लेव डायनेस्टी को आगे कंटिन्यू कर सकें। ओके, तो जो गियासुद्दीन बालबन था उसने क्या क्या किया, उसने अपने एम्पायर को बचाया ताकि मंगोल पीपल से मंगोल इन्वेशन ना कर पाए, मंगोल के आक्रमण से अपने साम्राज्य को बचाया, और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल में रखा उसने, और सुल्तान्स और बहुत सारे पावरफुल किंग के साथ सपोर्ट उसने गेन किया, और नोबिलिटी ऑफ टर्क्स को उसने ख़त्म किया। पर्शियन स्टाइल की किंगशिप उसने, पर्शियन स्टाइल में उसने रूल किया। ओके, तो उसके बाद इतने फेमस किंग नहीं आए, तो स्लेव डायनेस्टी एंड हो जाती है, और गियासुद्दीन बालबन के बाद कौन आते हैं, द खालजी डायनेस्टी।
खालजी डायनेस्टी में फर्स्ट आता है जलालुद्दीन खालजी, दैट इज 1290 to 1296 CE. He was the founder of Khalji dynasty. His nephew Alauddin Khalji murdered him and became the throne of Delhi. फर्स्ट फाउंडर जलालुद्दीन खालजी फर्स्ट फाउंडर था। खालजी डायनेस्टी इसी ने इस्टेब्लिश की थी। उसके बाद उसका भतीजा अलाउद्दीन खालजी जलालुद्दीन खालजी को मार देता है, मर्डर कर देता है और खुद दिल्ली का राजा बन जाता है। ओके, नाउ अलाउद्दीन खालजी कौन था? अलाउद्दीन खालजी दैट इज 1296 to 1316 CE. Alauddin Khalji was the first Turkish sultan to build an empire in India. His reign was marked the beginning of the imperial age under Islam. Being brilliant general, he conquered terrorists in quick succession. He followed the policy of defending the kingdom from the invasion of Mongols. His expansion of empire included successful campaign in Gujarat, Malwa, Ranthambore, Chittor, etc. He brought all his territories under direct control and rule had to pay huge amount as tributes. Alauddin took a number of steps to make reforms in revenue system, particularly in land revenue. He also started market control system. He died in 1316 CE. After his death, his successor proved inefficient and weak. Hence, Khalji dynasty came to an end. फर्स्ट जलालुद्दीन खालजी, उसके बाद उसका जो नेफ्यू था, भतीजा था अलाउद्दीन खालजी, दिल्ली का थ्रोन ले लेता है और वो फर्स्ट था टर्किश सुल्तान से जो एम्पायर ऑफ बिल्ड एन एम्पायर इन इंडिया, जिसने इंडिया में पूरा अपना साम्राज्य बना लिया था। ओके, और मंगोल आक्रमण से लोगों को बचाया, अलाउद्दीन खालजी ने अपने साम्राज्य को बचाया एंड हिज एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, अपने एम्पायर को और एक्सपेंड किया। कौन कौन सी जगह? गुजरात, मालवा, रणथंभौर, चित्तौड़, ये भी अपने साम्राज्य में मिला ली। ही ब्रॉट ऑल टेरिटरीज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल एंड रूलर्स हैड टू पे ह्यूज अमाउंट एज ट्रिब्यूट। सारे जितनी भी टेरिटरीज थी आसपास की, वो सारे डायरेक्ट कंट्रोल अलाउद्दीन खालजी करता था और जो वहाँ के रूलर थे उन्हें या तो पैसे देने पड़ते थे अपनी गद्दी को बचाने के लिए, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, या वो उसको इन्वेड कर लेता था। अलाउद्दीन ने बहुत सारे स्टेप उठाए, बहुत सारे कदम उठाए रेवेन्यू सिस्टम के लिए, जैसे कि स्पेशली लैंड रेवेन्यू के लिए एक मार्केट कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट किया। लेकिन 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है, लेकिन उसकी डेथ के बाद कोई भी ऐसा नेक्स्ट खालजी डायनेस्टी से कोई भी एफिशिएंट रूलर नहीं आता, सब कमज़ोर होते हैं। तो खालजी डायनेस्टी जो थी वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ ही ख़त्म हो जाती है। नाउ द तुगलक डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के बाद तुगलक डायनेस्टी आती है, जिसमें फर्स्ट था गियासुद्दीन तुगलक फ्रॉम 1320 to 1324 CE. Ghiyasuddin was the founder of Tughlaq dynasty. His original name was Ghazi Malik. He led campaigns in Rangal, Odisha and Bengal to expand his kingdom. He constructed a fortified city, Tughlaqabad in Delhi. He died in an accident in 1324 CE. He was succeeded by his son Muhammad bin Tughlaq. ये घियासुद्दीन तुगलक का टॉम्ब है जो दिल्ली में बना हुआ है। तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर था घियासुद्दीन तुगलक, जिसका असली नाम क्या था? गाजी मलिक था। बहुत सारे कैंपेन स्टार्ट किए ओडिशा, रंगल, बंगाल में और अपने किंगडम को और ज़्यादा एक्सपेंड किया। एक फोर्टिफाइड सिटी बनाई, एक किले की तरह एक सिटी बनाई दिल्ली में, जिसका नाम था तुगलकाबाद। 1324 में गियासुद्दीन तुगलक की डेथ हो जाती है। उसके बाद उनका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक नेक्स्ट किंग बनता है। नाउ कम टू मोहम्मद बिन तुगलक। दिस इज बेगमपुरी मॉस्क्यू बिल्ट इन रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, एक मॉस्क्यू बनाई है, मस्जिद बनाई हुई है जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में बनाई गई थी, फ्रॉम 1324 to 1351 CE. He was a brilliant scholar and a great patron of learning. He was kind as well as cruel ruler. Ibn Battuta, a traveler, came to India during his rule. He wrote Rihala giving account of Muhammad bin Tughlaq rule. मोहम्मद बिन तुगलक
जो एक ब्रिलियंट स्कॉलर था, बहुत विद्वान था, शिक्षा में बहुत अच्छा था और एक ग्रेट पैट्रोन था लर्निंग का, पढ़ने का, शिक्षा का बहुत शौक था, नई चीज़ें सीखने का बहुत शौक था। एक दयालु भी किंग था वो, और एज वेल एज एक क्रूल भी था, निर्दयी किंग भी था। इब्न बतूता, उसके टाइम पर, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर एक ट्रैवलर आया था इब्न बतूता, जिसने एक रिहाला बुक लिखी है, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर जो भी उसने अचीवमेंट की, किस टाइप से रूल किया, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। लाइक अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक ऑल्सो रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी की बहुत बड़ी आर्मी थी, मोहम्मद तुगलक ने भी अपनी बहुत बड़ी आर्मी बनाई। ही इज़ लेड अ कैंपेन टू कलानौर and Peshawar aimed at screening the northern frontier of the Sultanate against future Mongol attack। और अपनी जो तुगलकाबाद बनाया, अपनी जो एक स्टेट बनाई, उसने साम्राज्य बनाया, उसको कैंपियन को और इंट्रोड्यूस किया कलानौर से लेके पेशावर तक, पूरे नर्दर्न फ्रंटियर को बढ़ाने के लिए, ताकि फ्यूचर में मंगोल अटैक ना हो, मंगोल पीपल के आक्रमण से बचने के लिए उसने अपने साम्राज्य को और ज़्यादा विकसित किया। ओके, नाउ कम टू द केस स्टडी दैट इज़ अबाउट एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मोहम्मद तुगलक। ही इज़ मोहम्मद बिन तुगलक। क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, अपने रूल के टाइम पर क्या क्या नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज द मोस्ट लर्न सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ही वॉज लवर ऑफ आर्ट, अ स्कॉलर ऑफ philosophy, mathematics, astronomy, physical science, a brilliant calligraphist, and a fairly good poet. But despite his learning, most of his administrative innovations failed. इतना पढ़ा लिखा था, हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज थी, लेकिन इतनी सारी जानकारी होने के बावजूद भी एक सक्सेसफुल किंग नहीं बन पाए। ओके, नाउ शिफ्टिंग टू कैपिटल। क्या क्या आप कह सकते हो, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, क्या क्या गलतियां की, और क्या क्या एक्सपेरिमेंट उसके सक्सेसफुल हुए, ये हम केस स्टडी में पढ़ रहे हैं। शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल, स्टैंडिंग आर्मी वॉज नीडेड टू डील विद द मंगोल, सोल्जर्स हैड टू बी garrisoned and Delhi was empired at its residents. For this reason, Muhammad bin Tughlaq decided to transfer his capital from Delhi to Devagiri in the Deccan and renamed it as Daulatabad. The Sultan wanted to make Devagiri a second capital so that he might be able to control South India better. He ordered many of the officers and leading men to shift there. Okay, क्या गलती की? फर्स्ट गलती की, जो कैपिटल है वो दिल्ली से देवागिरी, साउथ में डेक्कन में देवागिरी है कैपिटल, उसने देवागिरी में शिफ्ट कर दी। उसका सोचना था कि अगर मैं कैपिटल वहाँ शिफ्ट कर दूंगा, देवागिरी को सेकंड कैपिटल बना दूंगा, तो मैं साउथ को भी कंट्रोल कर पाऊंगा। और अपने जो कुछ पावरफुल मिनिस्टर थे वो साउथ में भी भेज दिए। तो इससे क्या हुआ, साउथ में उन्होंने जाके नया साम्राज्य बनाना शुरू किया, लेकिन नॉर्थ इंडिया को लूज कर दिया। ओके, तो इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। दूसरा क्या किया, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, टोकन करेंसी शुरू की। मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस ब्रॉन्ज एंड कॉपर कॉइन्स विच वर टू हैव द सेम वैल्यू एज द सिल्वर कॉइन। दो टाइप के कॉइन इंट्रोड्यूस किए, ब्रॉन्ज और कॉपर कॉइन, जो जैसे सिल्वर चांदी के जो कॉइन थी उनकी भी वही वैल्यू थी। To overcome the shortage of silver in India, he introduced bronze and copper coin. The Sultan, however, could not check the large-scale forgery of the bronze and copper coins. The value of the new coins fell sharply, and finally, Sultan had to withdraw the currency. He promised to exchange silver pieces for bronze and copper coins. Once again, there was a loss of money and loss of prestige of the Sultan. People paid taxes with द टोकन कॉइन्स, टोकन कॉइन इंट्रोड्यूस किए। अब सिल्वर की शॉर्टेज थी, इसको बचाने के लिए, सिल्वर को बचाने के लिए कॉपर और ब्रॉन्ज को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन कॉपर और ब्रॉन्ज कितना है वो उसने ध्यान नहीं दिया। तो इससे क्या हुआ, सिल्वर बच गया, लेकिन कॉपर और ब्रॉन्ज का इतना ज़्यादा यूज़ होने लगा टैक्स के पे करने के लिए या कोई भी ट्रेड करने के लिए, टोकन मनी का यूज़ करने लगे, तो टोकन मनी ख़त्म हो गए। और इतनी ज़्यादा ये जो करेंसी थी, इतनी ज़्यादा अमाउंट में उन्होंने फैला दी कि जो वैल्यू थी करेंसी की वो बहुत कम हो गई, और बहुत जल्दी ये स्टेप भी उसे अपना वापस लेना पड़ा, करेंसी को विड्रॉ करना पड़ा। ओके,
Next is taxation in the Doab. Right at the beginning of Muhammad Tughlaq reign, there was a serious peasant revolt in the Gangetic Doab. जो राइट ऑफ द बिगनिंग ऑफ मोहम्मद तुगलक रीजन, मोहम्मद तुगलक के रूल करने से पहले जस्ट पहले एक बहुत बड़ी रिवोल्ट हुई थी, एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी गंगेटिक दोब में. एंड ट्रबल स्टार्टेड बिकॉज द सुल्तान इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू इन दैट रीजन. क्यों शुरू हुई थी? क्योंकि वो गंगेटिक दोब जो था वो बहुत फर्टाइल थी, तो जो राजा था उस टाइम, सुल्तान था, उसने लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज कर दिया था. अनफॉर्चुनेटली इट वाज ईयर ऑफ फेमाइन, तो उस टाइम क्या आ गया था? भुखमरी का टाइम आ गया था. ओके, टैक्सेस वर इंक्रीज बाय पेइंग द स्टैंडिंग आर्मी, पीजेंट्स फिल्ड द विलेज एंड द मोहम्मद तुगलक took harsh measure to capture and punish them. किंग जो विलेजर्स थे, पीजेंट्स थे, वो टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे और राजा उनको पनिश कर रहा था. एंड लार्ज एरियाज वर लेड वर रिजल्टिंग इन सर्व फेमाइन. द सुल्तान हैड टू प्रोवाइड 6 month supplies from the royal granary at cheap cost, and peasants had to be given loans to restore कल्टिवेशन. तो इतने ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिए थे कि टैक्स देने के चक्कर में उनके पास कुछ नहीं बचा था, किसानों के पास या बाकी लोगों के पास, और भुखमरी की सिचुएशन आ गई थी. ऐसी भुखमरी आ गई थी कि राजा को अपने स्टॉक में से, जो रॉयल ग्रेनरी थी यानी राजा का जो स्टॉक था, उसे वो बांटना पड़ा था, अपना लोगों को देना पड़ा था, और किसानों को टैक्स लोन देना पड़ा था ताकि वो कल्टिवेशन को फिर से स्टार्ट कर सकें. तो ये जितने भी डिसीजन लिए तुगलक, मोहम्मद तुगलक ने, वो सारे ही गलत साबित हुए और इस तरीके से मोहम्मद तुगलक डायनेस्टी का एंड हो जाता है. नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक. 1351 to 1388 रूल किया. फिरोज शाह तुगलक faced a difficult situation, though a distinguished military ruler, be lacked courage and conviction. He failed in his expedition in Bengal and made no effort to conquer Deccan. However, he was intolerant towards other religions. He thus turned Hindus subjects against himself. फिरोज शाह तुगलक, जो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आते हैं, इतने ज़्यादा पावरफुल रूलर नहीं थे. फिरोज शाह तुगलक को दूसरे रिलीजन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, मुस्लिम रिलीजन से थे, तो हिंदू जो थे, हिंदू धर्म के जो लोग थे, वो उनके खिलाफ हो जाते हैं. और साउथ में भी जो एक्सपीडिशन किया था बंगाल को, तो उसको कॉन्क्यूर नहीं कर पाए, तो साउथ में रूल नहीं कर पाए, अपना करेज, बहादुर भी नहीं थे. तो इस तरीके से तुगलक डायनेस्टी जो थी वो एंड हो जाती है. ओके, नाउ फिरोज सक्सेसर. फिरोज़ के जो सक्सेसर थे वो भी बहुत वीकेंड थे, बहुत कमज़ोर थे, और वो भी इस डायनेस्टी को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, और सैयद उन पर इन्वेशन करते हैं, आक्रमण करते हैं, और तुगलक डायनेस्टी का एंड कर देते हैं. फिर नेक्स्ट आती है सैयद डायनेस्टी. Timur entrusted the governance of Multan, Lahore and Dipalpur to his deputy Khizr Khan. He occupied Delhi in 1414. He established the Sayyid dynasty. He was the ablest ruler of this dynasty. His successors were weak, which led to the downfall of the Sayyid dynasty. Timur entrusted the governance of Multan, Lahore and Dipalpur to his deputy खिज़र खान. अपने खिज़र खान जो उसका डेप्टी था, ये तीनों गवर्नेंस तिमूर उसको दे देता है. 1414 में दिल्ली को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, दिल्ली को मिला लेते हैं उसमें, और इस तरीके से सैयद डायनेस्टी दिल्ली पर रूल करती है. जो तिमूर था, ही वॉज द एबलेस्ट किंग ऑफ द सैयद डायनेस्टी, और उसके बाद तिमूर इज़ द एबलेस्ट किंग ऑफ द डायनेस्टी. उसके बाद जो जितने भी सक्सेसर आए वो बहुत ज़्यादा वीक थे, और इस तरीके से सैयद डायनेस्टी सिर्फ एक ही किंग रूल कर पाया, जो तिमूर. उसके बाद सैयद डायनेस्टी एंड हो जाती है. द नेक्स्ट टू इज़ लोधी डायनेस्टी. लोधी डायनेस्टी, during the ruler of Sayyids, one of their Afghan officers, that is Behlol Lodi, rose to prominence. He treated the nobles as his equals. He tried to win their confidence by granting Jagirs. He ruled over 28 years with the help of Jagirdars.
लोधी डायनेस्टी में, सैयद डायनेस्टी के टाइम पर एक अफ़गान ऑफिसर था जिसका नाम था बहलोल लोधी। वो अमरजेंस में आया, उसका एक अलग से ग्रुप बना, इम्पोर्टेंट रूलर के तरीके से सामने आया जो नोबल्स को, किंग को अपने इक्वल समझता था। और उन्होंने किंग के साथ मिलके अपने आप को, किंग को जीतने का कोशिश किया कि मुझे जागीर दो, मैं एबल रूलर हूँ, मैं रूल करके दिखाऊंगा। ओके, तो उन्होंने कॉन्फिडेंस जीता किंग्स का, और बहुत सारी जागीर, यानी जागीर का कहते हैं बहुत सारी जो लैंड ग्रांट, जो किंग थे वो खुश होके बहुत सारी ज़मीन दे देते थे, तो बहुत सारी जागीर उसने लेने की कोशिश की और 28 ईयर तक रूल किया विद द हेल्प ऑफ जागीरदार। जागीरदार जो उन लैंड को संभालते थे, ठीक है, उनकी हेल्प के साथ 28 साल तक ये इस्टेब्लिश होती है लोधी डायनेस्टी। 28 साल तक लोधी डायनेस्टी इस्टेब्लिश, रूल किया उन्होंने। ओके, इसमें फर्स्ट किंग कौन था? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी 1489 to 1517. Sikandar Lodi succeed Behlul Lodi. He suppressed the rebellious chiefs. Sikandar moved the capital from Delhi to Agra to govern better. He was intolerant toward Hindus. सिकंदर लोधी, जो बहलोल लोधी जिसने लोधी डायनेस्टी शुरू की थी, उसके बाद सक्सेसर कौन आता है उसका? सिकंदर लोधी आता है। सिकंदर लोधी उसने सारे जो भी रिबेलियस चीफ थे, उसके क्रांतिकारी चीफ थे, उनको सप्रेस कर देता है, सारी मूवमेंट को दबा देता है। एक पावरफुल किंग था सिकंदर लोधी, और दिल्ली से कैपिटल को कहाँ शिफ्ट कर देता है? आगरा में, अच्छे से रूल करने के लिए। और ही वॉज इनटॉलरेंट टुवर्ड हिंदूज, मुस्लिम डायनेस्टी से बिलोंग करता था, तो हिंदू धर्म को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकता था। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी 1517 से 1526. Ibrahim Lodi was the last ruler of the Delhi Sultanate. Much of their strength depend on the loyalty of the Afghan noble Daulta Khan Lodi, who was the jealous of Ibrahim Lodi and has invited Babur to invade India. In 1526, Babur, a descendant of Timur, established the Mughal Empire in India. इब्राहिम लोधी जो था वो लास्ट रूलर था दिल्ली सल्तनत का, ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर होने के बाद जो इसकी स्ट्रेंथ थी, अफ़गान नोबल दौलता खान लोधी के साथ मिलके उससे बहुत ज़्यादा जेलस करता था इब्राहिम लोधी, तो उसने बाबर को इनवाइट किया, अफ़गानिस्तान से बाबर को इनवाइट किया इंडिया को कॉन्क्यूर करने के लिए। और 1526 में बाबर जो था, बाबर का एक डिसेंडेंट ऑफ तिमूर, बाबर कौन था? तिमूर का डिसेंडेंट, तिमूर का सक्सेसर, तो उसने इंडिया को इन्वेड किया, इंडिया पर आक्रमण किया और मुग़ल एम्पायर को शुरू किया। तो इस तरीके से डायनेस्टीज़ जो थी वो ख़त्म हो जाती हैं। दिल्ली सल्तनत की 5 डायनेस्टी कौन से किंग के साथ? लास्ट किंग इब्राहिम लोधी के साथ। ओके, अब कौन सा एम्पायर आ गया था इंडिया में? मुग़ल एम्पायर। किसके साथ? बाबर के साथ। ओके, नाउ कम टू एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सरकार कैसी थी, कैसे वो लोग वहाँ गवर्न करते थे। अंडर दिल्ली सल्तनत द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 चीफ ग्रुप्स, नेमली अरिस्टोक्रेट्स, प्रिस्ट, टाउन ड्वेलर्स एंड द पीजेंट्स। 4 चीफ ग्रुप बनाए हुए थे, ठीक है, जो आर्ट का काम करते थे, अरिस्टोक्रेट्स, प्रिस्ट पुजारी जो थे टेम्पल्स के, टाउन ड्वेलर्स जो कुएं वगैरह खोदते थे इरिगेशन को बेटर बनाने के लिए, एंड द पीजेंट्स किसान जो फार्मिंग करते थे। द रिच नोबल्स एंड द सुल्तान्स लिव्ड इन अ ग्रेट लग्जरी, और जो अमीर लोग थे और जो नोबल्स जो राजा थे वो बहुत अच्छी लाइफ जीते थे, और जो सुल्तान थे वो भी बहुत अच्छी लाइफ व्यतीत करते थे उस टाइम। द नोबिलिटी चेक द रॉयल पावर। इन 13th century द नोबिलिटी वॉज composed of persons of foreign origin belonging to 2 groups, namely the Turkish slave nobles and the non-Turkish foreigners of high birth. Out of the 2 group of the noble, the Turks were most powerful. इनके अलावा 2 ग्रुप आते हैं, एक टर्किश एक नॉन टर्किश, दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल थे? टर्किश वर द मोस्ट पावरफुल। तो टर्किश के कुछ आइडिया के साथ दिल्ली सल्तनत गवर्न करती थी। थ्रू आउट द सल्तनत पीरियड the relation between crown and the nobility varied according to the character and personal ability of the sultan. The nobility was not a single united political order. They exercised check on the royal power not as an institution.
एक क्या करते थे ये लोग, एक यूनिटिकल पॉलिटिकल ऑर्डर की तरह उस सिटी को गवर्न करते थे, और एक रिलेशन था उनके बीच में, सल्तनत पीरियड में एक रिलेशन था क्राउन और नोबिलिटी के बीच में। जो अच्छे से रूल करता था उसी को क्राउन मिलता था। टाइप ऑफ एबिलिटी, इस टाइप से ये दिल्ली सल्तनत चलती थी। ठीक है, तो रॉयल पावर को पूरा देखने के लिए भी एक अच्छे से एक कमेटी बनाई हुई थी, जिसको हम इंस्टीट्यूशन नहीं कह सकते, लेकिन एक्सरसाइज चेक टाइप ऑफ रॉयल पावर भी उस टाइम पर था। ओके, नेक्स्ट है इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम क्या था? इक्ता सिस्टम एक टैक्स के टाइप में एक सिस्टम था। अंडर दिस सिस्टम, इंस्टेड ऑफ पेइंग सैलरी टू एन ऑफिसर इन कैश, ही वॉज ग्रांटेड सर्टेन रेवेन्यूज अरेजिंग फ्रॉम लैंड और विलेज. This land grant was called iktas and their holders were called इक्तादर. कि जो भी काम करते थे राजा के लिए तो उनको सैलरी नहीं देते थे, उन ऑफिसर को क्या देते थे राजा? उनको लैंड दे देते थे गांव में, ठीक है, या बड़े बड़े गांव दे देते थे अगर ज़्यादा एफिशिएंट होता था, या लैंड दे देते थे। उस लैंड को, उस गिफ्ट को नाम दिया जाता था इक्ता, और जिसको वो लैंड मिलती थी उसको क्या कहा जाता था? इक्तादार्स. Under this system, revenue which was collected, a certain amount was kept as salary and another amount was to maintain soldiers for the Sultan. The officers were expected to keep detailed record of income and expenditure. और इसके अलावा जो सैलरी के लिए जो पैसा था उसका क्या करते थे? उसका करते थे जो भी अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए उस पर वो इन्वेस्ट कर देते थे। और जो ऑफिसर्स थे अलग अलग, वो कितनी लैंड किसको मिल रही है, कितनी सैलरी किसको मिल रही है, और क्या वो इनकम, कहाँ से इनकम हो रही है, कहाँ से उन्हें टैक्स मिल रहा है और कहाँ पर वो खर्चा हो रहा है, उसका सारा रिकॉर्ड रखते थे। ओके, तो इक्ता क्या आया? इक्ता सिस्टम में क्या आया? इक्ता, जो लैंड, सैलरी के बदले जो लैंड दे देते थे दैट इज इक्ता, और जिसको लैंड मिलती थी दैट इज इक्तादार. ओके, नेक्स्ट इज रेवेन्यू. Land was the chief source of revenue. 4 kinds of taxes were allowed under Holy Islamic law. That is, Kharaj was the land tax, Khamsa was tax levied on the booty captured in wars, Zakat was an additional tax on Muslim community, and the Jazia was the tax on non-Muslims. There were 3 modes of assessment during Delhi Sultanate, namely compounding, measurement and sharing. 4 टाइप के टैक्स थे रेवेन्यू. मुस्लिम, अब मुस्लिम एम्पायर था तो मुस्लिम टाइप के टैक्स थे, 4 टाइप के थे, जिसमें खराज था जो लैंड टैक्स था, ठीक है, खामसा जो भी युद्ध होता था उसमें जो जड़ी बूटी मिलती थी आसपास के साम्राज्य से, तो उस पर जो टैक्स लगता था वो खामसा टैक्स था. जकत, एक मुस्लिम कम्युनिटी ने एक अलग टाइप का टैक्स बना रखा था. और जाजिया, जो नॉन मुस्लिम थे, जो मुस्लिम नहीं थे, उन पर जो टैक्स लगता था जाजिया. तो ये ऐसे इस तरीके से रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करते थे. ओके, नाउ कम टू द की पॉइंट्स व्हाट यू हैव रेड इन दिस चैप्टर. द फर्स्ट इज दिल्ली बिकेम इम्पोर्टेंट अंडर द दिल्ली सल्तनत. जब दिल्ली सल्तनत शुरू हुई, 5 किंगडम जो हमने पढ़े, 5 डायनेस्टी हमने पढ़ी, तो इनसे दिल्ली जो है, दिल्ली जो है वो फेमस हो गई थी. द इम्पोर्टेंट डायनेस्टी of the Delhi Sultanate were slave dynasty, खलजी dynasty, तुगलक dynasty and सैयद dynasty and the लोधी dynasty. ये 5 dynasty famous dynasty थी दिल्ली सल्तनत की. The foundation of the slave dynasty was laid down by कुतुबुद्दीन ऐबक. स्लेव डायनेस्टी किसने शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी. अलाउद्दीन खिलजी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द खलजी डायनेस्टी, इंट्रोड्यूस द मार्केट कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स इन ऑर्डर टू मेंटेनिंग अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी. अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी डायनेस्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रूलर था, तो उसने ऐसा टैक्स सिस्टम बनाया हुआ था, एक मार्केट कंट्रोल बनाया हुआ था, ताकि वो अपनी आर्मी को और ज़्यादा पावरफुल कर सके. एमंग द तुगलक्स, मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस 3 प्रोजेक्ट, दैट इज शिफ्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी एंड रेजिंग ऑफ लैंड टैक्स इन द दोब रीजन of 50%, all of which failed and weakened the position.
मोहम्मद बिन तुगलक जो तुगलक डायनेस्टी का एक अच्छा रूलर था, उसने 3 चीज़ें शुरू की। 3 चीज़ों में क्या शुरू किया? एक तो उसने कैपिटल को शिफ्ट किया दिल्ली से दौलताबाद, ठीक है। दूसरा क्या किया? एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस की जो सेम थी, जो सिल्वर करेंसी उस टाइम चल रही थी उसी की वैल्यू की उसने कॉपर और ब्रॉन्ज की करेंसी इंट्रोड्यूस की। और तीसरा, लैंड टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया दौब रीजन में, जो 50% कर दिया। तो ये तीनों ही जो उसने स्टेप उठाए वो बिल्कुल गलत साबित हुए और इस तरीके से तुगलक डायनेस्टी का एंड हो जाता है। ओके, आफ्टर नेक्स्ट इज आफ्टर द तुगलक डायनेस्टी द disintegration of the Delhi Sultan set in through the Sayyids and the Lodhis continued to rule till 1526। तुगलक डायनेस्टी के बाद दिल्ली सल्तनत को कौन रूल करता है? सैयदीज एंड लोधीज, वो रूल करते हैं। ओके, आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे।